चीज का आइडिया होना चाहिए कि कार्ड्स के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक में, तो कम से कम अभी पता होना चाहिए कि हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। अच्छा, जेवर पूरे नहीं पाए। हाँ भाई, हाँ भाई, अगला क्या, 52 हमारे पास कार्ड होते हैं। इन 52 कार्ड में पहली चीज ये है कि हमारे पास में जोकर नाम का कोई कार्ड नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जोकर हमारा कार्ड में नहीं गिनते, हम 52 पत्ते ही गिनते हैं। अच्छा, वो जो 52 पत्ते गिनते हैं उसमें हमारे पास में 2 कलर होते हैं, बिल्कुल, रेड एंड ब्लैक। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जब हम लोग रेड एंड ब्लैक की बात करते हैं तो आपको ये भी चीज एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जिसे आप रेड एंड ब्लैक कह रहे हैं वो आपके पास 2 कलर हैं। उन 2 कलर में हमारे पास 4 सूट हैं, सूट्स, ठीक है ना। जिसे आप याद है, पहली बात, रेड में पान का पत्ता जिसे हम लोग हार्ट बोलते हैं, इसके सिवा ईट होता है जिसे डायमंड बोलते हैं, बिल्कुल डायमंड, ठीक है ना। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए इस जगह तो मुझे ठीक कर देना ना। फिर आता है ब्लैक में स्पेड, गुड, स्पेड, स्पेड माने चिड़ी, बिल्कुल प्रॉपर, ये बाजू में हुकुम, सही है भाई। अच्छा, और स्पेड के सिवा क्लब, बिल्कुल, और क्लब होती है चिड़ी, सही भाई, उम्मीद है ध्यान पड़ जाएगा, सही है। ये मैंने साथ में इसलिए बना दिया ताकि आपको ये चीजें याद भी रहेंगी और दिख भी जाएंगी, सही भाई। तो आपके पास में कुल मिला करके आपके पास 4 सूट होते हैं। उन 4 सूट में हर डिनोमिनेशन के 13 पत्ते होते हैं। आपको वर्ड ध्यान रखना है कि डिनोमिनेशन 13 है, ठीक है। जिनमें आपके पास में इक्का है, 4 इक्के हैं, 4 सेकंड एक दुक्की है, 4 इक्की है, 4 चौकी, 5 छक्की 7 8 10, ठीक है ना। और उसके बाद आता है गुल्ला जिसे हम लोग जे कहते हैं, फिर आया गुलाम के बाद, सही है, क्यू रानी, और फिर आता है किंग बादशाह, से तो कुल मिलाकर के हमारे पास में टोटल 13 पत्ते हैं। ये आपको A to Z पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के दौरान इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमारी नॉलेज इस मामले में कहीं भी कम पड़ गई तो तकलीफ बाद में हमें है, सही ना भाई। अच्छा, इसके बाद में भी अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद में आते हैं कुछ जिसे हम लोग दरबारी पत्ते कहते हैं, उसे इंग्लिश में फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है ना, फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड कौन से हैं? JKQ, है ना, इन्हें कुछ लोग कोर्ट कार्ड भी कहते हैं, सही भाई, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इसके बाद में भी है कि नहीं, एक और होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड के नाम पे हमारे पास AJKQ है, माने ये भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन में हर बात का कुछ ना कुछ मतलब है। ये तो वह कार्ड्स है ना। सैंपल स्पेस की कहानी इतनी दूर तक आ गई है, माने सैंपल स्पेस में आपको ये सब पता होना चाहिए एक बात, ठीक है ना। पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको फिर बोल देता हूं, प्रोबेबिलिटी आपको तभी आएगी जब आपको सैंपल स्पेस आएगा। अधिकतर कहानियों में आप सैंपल स्पेस ही पकड़ लाओ तो ही बहुत है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जैसे मैं चालू करूंगा आपको खुद ही फील आ जाएगी कि हाँ, जो हमने PNC में टाइम बर्बाद किया इज्जत के साथ, ठीक है ना, उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और अदरवाइज वो चीजें अपने आप ही पता चलेगी रिड्यूस हो गई, गड़बड़ हो गया यार, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, मैंने आपको फिर बोल देता हूं, सैंपल स्पेस हमारे लिए बहुत कीमती चीज है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सैंपल स्पेस के नाम ही रख रहा हूं, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। देखिएगा साहब, मैंने ये वर्ड यूज किया फेयर कॉइन। हम लोग आगे जाकर के चल करके बायस्ड कॉइन के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे पास में सिक्के हमेशा 2 तरह के होंगे, फेयर होगा या बायस्ड होंगे। फेयर का मतलब ये जिसमें हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, बायस्ड माने हो सकता है कोई एक साइड से घिसा हुआ जिसमें शायद
वैसे मुझे पता नहीं ऐसा साइंटिफिकली होता है कि नहीं होता, बाकी है कि नहीं, किसी एक के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही हमारे पास डाइस भी होगा, फेयर डाइस होगी या फिर है ना बायस डाइस होगी, जिसमें किसी एक खास नंबर के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। बस मैं आपको बता सकता हूं कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही कार्ड जब भी हम लोग बोलेंगे वेल शवल्ड पैक ऑफ कार्ड बोलेंगे, ठीक है ना, ताकि हम ये ना कह सके कि कोई दो पत्ते चिपके हुए थे। हमारे सिक्के में कतई कोई भी बार सिक्का ना तो खड़ा होगा ना शोले की तरह दोनों साइड पे हेड होगा, सही है ना। हमारे सिक्के सारे के सारे बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे, क्वेश्चन तभी बनेगा, ठीक है ना। ये कुछ चैप्टर ही अलग है, ठीक है। इफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड, then again a coin is tossed, ठीक है। and if it shows tail, the dice is rolled, the dice is rolled, find total sample space, ठीक है भाई, find total sample space। एक कॉइन को उछालने पर अगर वो हेड दिखा रहा है तो दोबारा से एक सिक्का उछालने का मौका मिलेगा, अगर वो टेल दिखा रहा है तो आपको एक डाइस उछालने का मौका पड़ेगा। आप बताइए कितने सैंपल स्पेस आ गए, सही है। बहुत अच्छा और बहुत साधारण क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका लॉजिक क्या है, देखिए साहब, दो बातें हैं, या तो सिक्का उछलेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो दोबारा से एक सिक्का उछलेगा, हेड या टेल देगा जो कि, लेकिन अगर टेल आ गया तो डाइस उछलेगा जिसपे 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस या तो HH है या फिर HT है या फिर, ठीक है ना, या फिर T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितने केस बना रहा है, 6 या 8। तो कहना होता है सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8, है ना। तो हमारे पास 8 सैंपल स्पेस बने हैं, माने 8 घटनाएं घटी है, सही है। ओवरऑल इतनी इवेंट हो सकती है, ठीक है ना। ये तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, याद दिला देता हूं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ केसेस आर नोन एज सैंपल स्पेस। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, है ना। अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, बहुत छोटा परंतु बहुत काम की चीज हो गई। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ मूव करूंगा। हाँ भाई, लिखिएगा फटाफट से। इवेंट पे बात करें। इवेंट की अगर बात करी जाए तो इवेंट क्या चीज है? पहली बात तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, लिख लिया। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। भाई सैंपल स्पेस के बीच का कोई हिस्सा इवेंट कहलाता है। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, पहला पॉइंट तो, ठीक है ना। अच्छा, सबसेट की ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? सबसेट पूरे सैंपल स्पेस के बराबर, सही है ना, पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में अगर आपको सैंपल स्पेस को समझना है तो सबसे पहले, सॉरी, इवेंट को समझना है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस को समझ ले आप, है ना। अच्छा, अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखेगा, अगला पॉइंट है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, बस सीधे सीधे चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला इवेंट ले रहा हूं। फर्स्ट इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट लिखिएगा फटाफट से इसमें। एन इवेंट whose occurrence, an event whose occurrence is not possible, an event whose occurrence is not possible, ठीक है ना। बस अगले पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट
देखिएगा, एन इवेंट इन विच it is equivalent to complete sample space. Complete sample space. It is equivalent to complete sample space. लिख लिया? Complete sample space. भाई श्योर इवेंट का मतलब क्या? पूरा सैंपल स्पेस पूरा एग्जॉस्ट कर गया, अगला 100% होगा ही होगा, है ना? ये तो सबको पता ही है। जैसे इसमें भी अगर देखा जाए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो, ठीक है, जैसे श्योर इवेंट का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना, हेड एंड टेल, हेड और टेल, ठीक है, ऑन ए थ्रो ऑफ डाइस, हाँ, थ्रो ऑफ कॉइन, सही भाई, ठीक है। पहला, अरे किसी भी सिक्के की उछाल पे हेड या टेल का आना श्योर है, ठीक है ना। सेकंड, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऑन अ थ्रो ऑफ डाइस, बात समझ में आ गई? थ्रो ऑफ डाइस, किसी डाइस की उछाल पर 1 2 3 4 5 6 का आना श्योर इवेंट है, ठीक है ना। इनमें से किसी का आना, अगले पॉइंट पर जाओ, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं तो फटाफट अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइटल लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अगला टाइटल लिखेगा एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। थर्ड इज एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, लिखेगा एन इवेंट whose sample space is a singleton set, सिंगलटन सेट, ठीक है। ये सिंगलटन सेट क्या चीज होती है, किसी को पता है? जिसमें एक ही आंसर हो, राइट है। जैसे अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री इवेंट का बात करी जाए तो सबसे सीधी सी बात, किसी डाइस के नंबर, किसी डाइस के उछलने पे किसी एक नंबर का आना नहीं आया, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी इवेंट के अंदर अगर देखा जाए, इवेंट ऑफ गेटिंग 6, इवेंट ऑफ गेटिंग 6 ऑन अ डाइस, ठीक है ना। इसके कितने आंसर हो सकते हैं? एक, किसका आना? 6 का आना। सिंगलटन सेट का मतलब समझा, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। इसमें कितने एलिमेंट है? एक, सही है ना। तो सर एक से ज्यादा हो भी नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते? अगर मैंने पूछा होता एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन अ थ्रो ऑफ डाइस, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? 3, 1 3 5 नहीं आया, हाँ। तो इसका मतलब ये कि किसी सैंपल स्पेस के अंदर एक का आना कोई जरूरी नहीं है, वो आप 6 के आने पे 6 के आने के ऊपर ही बात कर रहे हो। अरे अगर किसी एक नंबर का आना है 6 तो एक ही जन है ना। इसका मतलब एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। पहले आप दिमाग से निकाल लेना कि एक से ज्यादा नहीं आएंगे। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, लिखिएगा फटाफट से, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 सेकंड है, अगले टाइटल की इवेंट है, ठीक है। लिखिएगा इक्वी प्रोबेबल, इक्वी प्रोबेबल इवेंट। क्या बताने की जरूरत है या आइडिया पड़ गया? पड़ गया आइडिया, ठीक है ना। लिखिएगा इसके अंदर लिख लीजिएगा ऑकरेंस ऑफ, नहीं सॉरी, 2 इवेंट्स आर सेट टू बी, 2 इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वी प्रोबेबल, 2 इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वी प्रोबेबल इफ chances of their happening is same, if chances of their happening is same, if chances of their happening is same, ठीक है। हम एक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या, ठीक है, मेरा एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, गेटिंग an odd number or a prime number, or a prime number, ठीक है ना, on a throw of dice, क्या इक्विप्रोबेबल है या नहीं है? थ्रो ऑफ ए डाइस, क्या ये सही बात है क्या? अगर मान लीजिए मेरे को ऑड नंबर निकालना है तो ऑड नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताओ? 1 3 5 श्योर है। और अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम नंबर की क्या पॉसिबिलिटीज है? प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी? 2 3 5। कितने केसेस इसके हैं? 3। कितने में से? 6 में से। और इसके भी कितने हैं? 3 6 में से। इसका तो दोनों के चांसेस बराबर हैं, तो ये इक्विप्रोबेबल है।
दोनों के केसेस के 6 में से 3 चांस, 6 में से 3 चांस। अलग अलग नंबर का आना अलग बात है। आप में से कई लोग, हालांकि आप में से कई लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं लिख रहा हूं गेटिंग एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। मैं अचानक से इवन की जगह रुक गया और करके मैंने प्राइम नंबर लिख दिया, क्योंकि सबको पता है किसी भी डाइस की थ्रो पर इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना बराबर होता है, बराबर चांस है। अच्छा, क्या हेड एंड टेल का आना इक्विप्रोबेबल है या नहीं है? बिल्कुल है, ऑब्वियस बात है, इक्विप्रोबेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों की ब्रैकेट तो बराबर है भाई, दोनों सेम चांस रखते हैं। नहीं है, इसे इक्वली लाइकली भी बोलते हैं। दोनों की हैपनिंग इज इक्वली लाइकली, दोनों के बराबर बराबर चांसेस है। ठीक है ना? तो अगला इसी के अंदर एक और लिख दीजिए एग्जांपल में, ठीक है ना? ऑकरेंस ऑफ हेड एंड टेल ऑन अ कॉइन। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑल्सो नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट। फटाफट, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इसे इक्वली लाइकली इवेंट बोलना भी पाप नहीं है, है ना? इक्विप्रोबेबल तो है ही, साथ में इक्वली लाइकली भी है। अच्छा, पॉइंट नंबर अगला है ना, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एंड दैट इज बहुत बहुत काम की चीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। राइट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आइएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बिल्कुल दोनों अलग अलग एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव माने अलग अलग है, माने एक का होने पे दूसरे का होना चांस है ही नहीं, लेकिन दोनों हैं अपनी अपनी जगह। जैसे हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हेड एंड टेल आर म्यूचुअली, क्या हेड आते समय टेल भी आ जाता है क्या? नहीं, हेड एक का ना दूसरे के होने को रोक देता है, एक का होना दूसरे को रोक देता है, तो हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे एक डाइस की थ्रो पे एक का आना, अगर डाइस की थ्रो पे एक आएगा तो बाकी 5 नहीं आएंगे, फिर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, सब एक्सक्लूसिव है, सब अलग अलग है। एक साथ आप दोनों नहीं ला सकते। अब आप कहोगे ला सकते ना सर, 2 डाइस हैं, 2 डाइस हैं, 2 तो एक डाइस की थ्रो पर 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, 1 और 5 भी एक साथ नहीं आ सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव माने एक का होना दूसरे को रोक देता है, या दोनों का एक साथ होने का चांस 0 है। बात समझ में आई? बहुत छोटी बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सबसे ज्यादा प्रेशर देने की जगह है, ये और ये बहुत ज्यादा पूछने वाली बात है, क्योंकि अक्सर आपको क्वेश्चंस के दौरान म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने एक का होना दूसरे को रोक रहा है, एक का होना दूसरे को खत्म कर देता है, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर है ये बात? नहीं आई समझ में? जैसा मैं चल रहा हूं ना वैसा आप सुनते जाना, काम आता जाएगा। अब लिख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है, 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। आम आदमी की जुबान में पहले तो, दे हैव नथिंग इन कॉमन। पहली चीज ये हो गई। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसी के अंदर, 2 इवेंट्स A and B are mutually exclusive if 2 इवेंट्स A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगी जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। मैंने यही तो ऊपर लिखवाया है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं माने उनका इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? इसी चीज को, तीसरी बात, इसका डायग्राम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डायग्राम, क्योंकि हमारी पूरी कहानी में वेन डायग्राम बहुत चलेगा, है कि नहीं? तो याद रखना, अगर 2 इवेंट है A और B, अगर A और B 2 इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पर दोनों के गोले अलग अलग होंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है। कहानी पकड़ में आई? ये दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर, अगला पॉइंट पकड़िए फटाफट से, नेक्स्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लगा लें, बहुत ज्यादा ध्यान रहे तो, है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ए एन ऑड नंबर ऑन डाइस, ठीक है ना। बी इज अनदर इवेंट, एक बी करके दूसरी इवेंट ले रहा हूं, इवन नंबर ऑन डाइस। क्या दोनों में कुछ कॉमन है?
इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन है? कोई ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो? कोई ऐसा नंबर जो दोनों में आता है, इवन और दोनों में आता है कोई ऐसा नंबर? नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही भाई? बहुत बकवास एग्जाम्पल। टाइम आने दो, सब अच्छे भी उठेंगे, ठीक है ना, सब अपना टाइम से उठता रहेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करता हूं, ठीक है। अगला टाइटल वापस बहुत काम का, बहुत बार यूज होता है ये वर्ड, और है दैट, उसका नाम है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव माने कंप्लीट, एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। सही है? उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। जैसे क्या? इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में किसी डाइस की थ्रो पे 6 इवेंट हैं। कौन कौन सी 6 इवेंट हैं? मेरे पास 6 इवेंट है, या तो 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। इसके बाद कुछ बचा क्या? तो इसका मतलब मैंने जो 6 की 6 इवेंट बोली, दे आर कंप्लीट एग्जॉस्टिव सेट ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। अगर मैंने 2 इवेंट ही बोली होती, मैंने कहा था एक डाइस पे ऑड का आना या इवन का आना, तो दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट, दो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्सो। भाई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑड आने पे इवन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ बोली जाती हैं, दोनों एक साथ, तो ऑड और इवन के बाद में बचा क्या? कुछ भी नहीं। 2 4 6 1 3 5, उसके बाद में पूरा आपका सेट आ गया। किसका सेट आ गया? पूरे डाइस का सेट आ गया। नहीं आया तो A and B, if they are odd number and even number on a throw of a dice, तो this is these 2 events are exhaustive event as well as mutually exclusive and as well as equally likely also। क्यों? क्योंकि odd का आना याद है 3 चांस 6 में से, even का आना 3 चांस 6 में से, तो उसके बाद बचेगा क्या? equally likely भी है, तो एक इवेंट दूसरे में जा सकती है। अरे equally likely का मतलब तो दोनों के चांसेस बराबर है। एग्जॉस्टिव का मतलब इनके बाद कुछ बचा नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने एक होगा तो दूसरा कतई नहीं होगा। नहीं है आपको समझ में? हाँ, ये नहीं कि अपन ने सुना और आगे चल दिए, ये सुना और याद रखना है अपने को, थ्रू, वरना चलेगी ही नहीं गाड़ी। ये तो पग पग पे आएंगे ये शब्द। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ, इसलिए इसको समझ के चला। एग्जॉस्टिव इवेंट, रेडी? लिखिएगा फटाफट से। इट इज एन इवेंट, it is an event, it is set of events, sorry, it is set of events, it is set of events whose union is sample space, whose union is sample space, whose union is sample space, it is set of events whose union is sample space, जिनको जोड़ने पर माने वैसे प्लस करने पर नहीं, यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। ठीक है ना? ये आपके लिए पहली काम की चीज है। ठीक है, अब इसी चीज का ये तो हुआ पहली डेफिनेशन। दूसरा पार्ट सुनना। दूसरा पार्ट है कि अगर मान लीजिए कि इसको एक मेरे पास पूरी इवेंट है जिसके 6 हिस्से हैं। एक इवेंट है ए जिसके 6 हिस्से हैं, उनके नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 है। एक इवेंट है उसके 6 हिस्से हैं, उनके नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 है। तो इसका मतलब मैं जब इन सब का यूनियन करूंगा तो वापस मेरे पास ए आ जाएगा। अगर मैं इनका यूनियन करूंगा तो मेरे पास वापस ए आ जाएगा, है ना? तो हम इसको अगर भाई मेरे को जैसे डायग्राम देखते मैं पहचानूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है कि नहीं। इक्वली लाइकली के डायग्राम नहीं हो सकते, उसका वेन डायग्राम नहीं होता, लेकिन एग्जॉस्टिव के डायग्राम हो सकते हैं। एग्जॉस्टिव के टाइम पे डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। दिखा आपको? ये एक पूरी इवेंट है। अगर ये इवेंट है जिसका नाम A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3, इसका नाम A4, इसका नाम A5, इसका नाम A6 और इसका नाम A7। अब जैसे मैं ये सारे मान लो ये सब मेरे पास अलग अलग बिखरे होते हैं, याद है वो एक पजल होती है जिसमें अपन जोड़ जाड़ करके, है कि नहीं? अगर मैं इन सबको जोड़ लेता तो क्या मेरे पास पूरा रेक्टेंगल बन जाता? अगर जोड़ने पे पूरा रेक्टेंगल बन गया तो मैं समझ जाऊंगा दिस इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। नहीं है समझ में? हाँ, पहले अपन को कुछ चीजें समझ नहीं पड़ेगी। एंट्री करने से पहले मेरे को पता होना चाहिए 3D वाला चश्मा है, इसको ऐसे लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। ठीक है ना? हाँ, ये काम की चीज है। वैसे एक बार एंट्री के टाइम आपको यू मस्ट नो एवरीथिंग कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, सही है ना? यूनियन A5 यूनियन A6 यूनियन A7 मिलकर के आपको क्या दे रहा है? कंप्लीट सेट ऑफ A दे रहा है। आपको पता नहीं, इन सबको जोड़ोगे सेट वापस मिलेगा, A मिल जाएगा मुझे, कंप्लीट सेट। देन इट इज एग्जॉस्टिव। देन ऑल इवेंट्स are exhaustive events।
ना बोलो ना। हाँ तब भी वो एग्जॉस्टिव है, हाँ बिल्कुल इसमें, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए 2, 3 दोनों में सेम है ना। अच्छा आगे चलें, नेक्स्ट। हाँ भाई एक छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है if x square minus 1 is less than 0 and x belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2, then is it exhaustive set or not? क्या ये एग्जॉस्टिव सेट है या नहीं है? अगर x square minus 1 is less than 0 and x is belonging from minus 1 by 2 to 1 by 2, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्या ये एग्जॉस्टिव सेट है या नहीं है? सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसको लिखोगे x square minus 1 is less than 0, तो आप इसको ब्रेकअप करने पे x minus 1 x plus 1 less than 0, इसका मतलब x will lie in between 1 and minus 1। क्या ये जो लिखा है ये एग्जैक्ट फिट हो गया या बच गई जगह? जगह बच गई, इसका मतलब इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। सही है। सैंपल स्पेस ये सैंपल स्पेस है, वो एक इवेंट ही रह गई। इन इवेंट को जुड़ने पर या इन इवेंट के जाने पर अगर सैंपल स्पेस प्योरली एग्जॉस्ट हो जाता, ठीक है ना, तो हम मना कर देते, तो हम वहां पर देते कि हाँ सब एग्जॉस्टिव है, ठीक है ना। विच इज नॉट इक्वल टू एक्स इज इन बिटवीन, इसको मतलब समझते हैं ना आप, विच इज नॉट इक्वल टू एक्स इज इन बिटवीन, ये दोनों बराबर नहीं है, सो नॉट एग्जॉस्टिव। सही है। अगले पॉइंट पे आता हूं। ये तो हो गया एग्जॉस्टिव है नहीं है वगैरह वगैरह की बात। इसके बाद बात करते हैं अगला टाइटल। अगला टाइटल है, ठीक है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सही भाई, प्रोबेबिलिटी की शास्त्रीय परिभाषा, शास्त्रोक्त परिभाषा, ठीक है ना भाई। अब जरा इसको भी समझना, फटाफट से पहले लिख लेते हैं। इफ, रुकना है अभी, इतना स्लो होने पे भी रुकना है। हाँ 2 दिन से आप तो कोई बात नहीं, चलो अभी। इफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, चलते रहते ना बंदो। इफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, if an random experiment results, if an random experiment result and mutually exclusive, equally likely, mutually exclusive, equally likely, and फिर आगे लिखना mutually exclusive, equally likely, exhaustive events। आप तो पूरा लिखना, ठीक है। if an random experiment result and mutually exclusive, equally likely, and exhaustive events, out of which m events, out of which m, Manoj, ठीक है, out of which m events are favorable, out of which m events are favorable events of event A, events of event A, then probability of occurrence of A, then probability of occurrence of A is known as PA, then
probability of occurrence of A is known as PA, and PA is equal to favorable cases upon total cases. ठीक है, उसी के नीचे अगली लाइन में आप में से किसी को पता है टोटल कितने केस थे? n टोटल केसेस में से फेवरेबल कितने थे? A के m, ठीक है, तो m बाय n, तो PA इज इक्वल टू m बाई n। लेकिन हमारे लिए काम की चीज ये है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। जिसको प्रोबेबिलिटी आती है वो सबसे पहले ये जानता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। ये m बाई n भले आगे पीछे हो सकता है, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फेवरेबल अपॉन टोटल कभी नहीं फैलता। अब आपकी जो इवेंट था m, टोटल इवेंट थी n, उनमें से m किसी खास घटना के लिए तैयार थे कि हाँ हम आपका समर्थन कर देंगे ओवरऑल, सही है ना। m किसी एक खास संख्या के लिए फेवरेबल थे, सही है, तो हमने m बाई n बोला। तो आप ये सोचिए m के चांसेस खुद के कितने थे? वो ज्यादा से ज्यादा n के खुद के बराबर हो सकता था, और नीचे से नीचे 0 भी हो सकता था। हो सकता है उस इवेंट के नाम पे एक भी केस तैयार नहीं होता, उसके फेवर में एक भी केस नहीं होता, हो सकता है, और हो सकता है सारे केसेस उस घटना के फेवर में होते हैं। तो इसका मतलब m की जो विड्थ है, रेंज है, वो 0 से n तक जा सकती थी। अगर ऐसा हो सकता तो मैं दोनों में हर तरफ n का डिवाइड मार दूं। अगर मैंने n का डिवाइड मार दिया तो n बाई n, और कई बच्चों को पता होगा 0 बाई n, ऐसा होगा। और अगर मैंने ऐसा कर डाला तो आपको पता होगा 0 एंड इट इज PA और इट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1 ऑलवेज। किसी भी इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। 1 तब होगी जब इवेंट इज श्योर इवेंट, और 0 तब होगी जब इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। राइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल लाई इन बिटवीन इतना, सही है। अब दूसरी बात पे बात करता हूं, है ना, ये तो इतना। इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और जिन्हें मैं अलग करता जाऊंगा उन पे बात चला रहा हूं। पहला, मैंने पहला रिजल्ट लगाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल लाई इन बिटवीन 0 to 1। क्या आपने बात सुन ली? सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 व्हेन श्योर इवेंट, A is sure event, A is sure event, और probability of A is equal to 0 means A is impossible event। क्या आपके दिमाग में दो बातें आ गई? तीसरी बात पे भी बात रखता हूं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, A का होना A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A माने A का ना होना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A माने A का ना होना। तो पहली चीज, इसको बकायदा हिंदी में ही लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A माने A का ना होना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर A डैश और A बार। इसे A डैश या A बार से दिखाएंगे। पहली चीज ये समझ में आ गई। कब मैं किसको क्या दिखाऊंगा वो भी आपको पता होना चाहिए। ए के होने के कितने इवेंट फेवर में थे? ए के होने में कितने इवेंट फेवर में थे? m। कितने इवेंट थे? m। तो रेस्ट जो बच गए वो कितने? n माइनस m। वो फेवर में नहीं थे, वो कॉम्प्लीमेंट के फेवर में थे। नहीं आया समझ में? तो अगर किसी ने, मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज PA बार, तो मैं कहूंगा अनफेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस। अनफेवरेबल केसेस आर n माइनस m अपॉन n। नहीं आया? n माइनस m। रेस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट इन द फेवर ऑफ इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ A। बचे हुए जो केसेस थे वो A के लिए तैयार नहीं थे, m ही फेवरेबल थे, तो जो बच गए वो उसके फेवर में नहीं थे। अगर वो उसके फेवर में नहीं थे तो n माइनस m बाई m। और अगर ये वाली बात सही है तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई तो इसका डिवाइड लगाएगा ही लगाएगा, तो 1 माइनस m बाई n होगा। और PA बार बराबर इतना होते ही दुनिया इसे गिन देगी 1 माइनस PA। तो PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA, अनदर थिंग गैदर्ड। इसका मतलब PA बार जो होता है वो 1 माइनस PA के इक्वलेंट होता है।
तो पॉइंट यहां से निकल के आता है एक और पॉइंट, और दैट इज व्हाट, कि ओवरऑल किसी घटना के घटने और ना घटने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ध्यान दिया आपने, किसी इवेंट ए के होने और ना होने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ये बहुत काम की चीज एक और मिल गई, क्योंकि इवेंट या तो होगी या नहीं होगी। सही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो PA प्लस PA बार इक्वल टू 1। अच्छा, इसी से जो छठा पॉइंट निकल के आता है वो क्या, ठीक है, सो सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला और बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बात समझ में आई? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये क्या चीज है? आप नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसे 1 में से घटा दो, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट, अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कहानी पकड़ में आई, 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज अगेन 1 माइनस PA बार। सही है, इसका मतलब हमारे पास हर बार क्वेश्चन को करने की वाकई 2 विधाएं रहेंगी, या तो डायरेक्ट करेंगे और या फिर 1 माइनस करके करेंगे। IIT सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे बनाता है क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर पे टोटल प्रोबेबिलिटी बनाता है, थर्ड नंबर पे बेस थ्योरम पे बनाता है। इसके सिवा वो क्वेश्चन को बहुत कम उठाता है, अधिकतर में टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसका मतलब मुझे तैयार तो रहना ही चाहिए, लेकिन आना तो मुझे सब चाहिए, क्योंकि यहां पे पहुंचने के लिए भी ये सब आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, odds in favor and odds against, odds in favor and odds against, ठीक है। मैं कई जगह पर बकायदा हिंदी में ही चीज लिखूंगा, हालांकि हिंदी में प्रोबेबिलिटी पढ़ाते समय मेरी जान निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि मुझे कई जगह उनके शब्द ही नहीं मिलते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये चैप्टर में कई जगह हिंदी ही आपको समझा सकती है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑड्स अगेंस्ट ऑड फेवर या तो रटा जाए या समझा जाए, और समझने के लिए आपको मेरे जैसा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसी ही आपको समझ में आनी चाहिए। ऑड्स होने का मतलब होता है, ऑड्स फेवर में होने का मतलब होता है कि इम्पॉसिबल का होना। मतलब क्या? आपके नहीं होने में होने के कितने चांस हैं, उसे आप कहते हैं ऑड्स इन फेवर। नहीं होने में होने के चांसेस, ऑड्स इन फेवर। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है होने में नहीं होने के कितने चांसेस हैं। अब ये चुपचाप पहले लिख लेते हैं। ऑड्स इन फेवर का मतलब नहीं होने में होने के चांस, ठीक है। और ये जो अपन लिख रहे हैं ना, ये बकायदा TOI के अंदर हर साल में 6 से 7 बार होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर बकायदा 6 से 7 बार ये लिखा जाता है। सट्टेबाज हर चीज के अंदर ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर के क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए तो चैप्टर जो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं वो सारी की सारी जो भी हम कर रहे हैं ये है ना स्पेकुलेशंस कहलाती हैं। ये सारी स्पेकुलेशंस कहलाती हैं। किसी भी मीटियोर के नीचे तक आने के टाइम पे है ना, नीचे तक उसके पूरे आने के चांसेस डिपेंड करता है कि जिस एयर से वो निकला, ठीक है ना, वो कहां की थी। अगर वो बाय द वे एंटार्क्टिका की एयर है तो कंपैरेटिवली ज्यादा थिक होगी, और अगर बाय द वे इसकी जगह पर अगर बाय द वे सहारा की है, माने सहारा के ऊपर की है, तो ज्यादा लिक्विडिफाई होगी, इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, तो मक्खन की तरह से अंदर आएगा और हिट करेगा। समझ आए? तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, पूरी तरह गेम ऑफ चांस है।
उस तक का पता करने के लिए हमको चैप्टर पता होना चाहिए। बकायदा इस पे तो एक पूरा इंस्टीट्यूट रन करता है, ISI, ठीक है ना। अभी ISI वो पाकिस्तान वाला नहीं है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो हर चीज को आइडिया लगाता है, हर दूसरे मिनट पे गणना करता है। इवन आपका जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ग्रामीण इलाकों से कितना हो रहा है और शहरी इलाकों से कितना हो रहा है, इस तक की गणनाएं कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हम कर रहे हैं ना, ये आगे आने वाला आज के टाइम का नंबर 1 जॉब है, नंबर 1 जॉब डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस नंबर 1 जॉब है, नंबर 1 जॉब, ठीक है ना। इससे ऊपर कुछ नहीं है और आने वाले टाइम में कम से कम 10 साल तक इसको कोई नहीं ला सकता, क्योंकि ये सब ये आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रेडिक्शंस देगा। एनीवे, काम की बात करता हूं। तो नहीं होने में होने के चांसेस आर फेवर, नहीं होने में होना माने फेवर है, होते समय नहीं होना अगेंस्ट है। तो याद रखना, होने में नहीं होना। अब जो मैं लिख रहा हूं ना, मैं अब इसको वापस लेके आऊंगा, ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट बताता हूं, ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू, ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू नॉन फेवरेबल केस। इसमें टोटल केस का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ केसेस का रोल है। नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल, टोटल जितने फेवरेबल केस थे उनके रेशियो में अगर मैं नॉन फेवरेबल लगा दूं तो ऑड्स इन फेवर आ जाएगा। नहीं होने में होना, अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं होने में। अब लेकिन सर नॉन फेवरेबल तो सर n-m थे ना, और होने वाले तो m ही थे, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। तो इसका मतलब m अपॉन n-m इज ऑड्स इन फेवर, जबकि ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या है, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल, सही है भाई। एंड दैट इज n-m डिवाइड बाई m। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जरूर अब आपकी मुद्दे पे मैं आपको ले आया, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास m और n अवेलेबल है तो मैं ऑड्स अगेंस्ट को बता सकता हूं, लेकिन अगर सर मेरे को केस नहीं दिए तो वो आपको प्रोबेबिलिटी देगा। प्रोबेबिलिटी का क्या लेना देना है वो भी बताता हूं। ऑड्स फेवरेबल की अगर बात करी जाए, अब मैं इस पे बात करता हूं। ये जो आपको दिख रहा है m, इट वाज, ये ऑड्स इन फेवर माने नहीं होने में होना, नहीं होने के चांसेस n-m, नहीं होने के केसेस n-m, क्योंकि ये अनफेवरेबल केस है, अपॉन फेवरेबल, फेवरेबल ऊपर है माने फेवर है, नॉन फेवरेबल ऊपर है माने अगेंस्ट है। कहानी याद रहेगी, अगर फेवरेबल ऊपर माने m ऊपर है। अब आपने क्या किया, सब में n का डिवाइड मार दिया। अगर आपने n का डिवाइड मार दिया तो ये ऐसा बनेगा, और अगर ये ऐसा बनेगा तो ऊपर वाला PA कहलाएगा और नीचे वाला PA बार कहलाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है, PA देना भी काफी है। मान लो किसी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी 2/3 है किसी घटना की, किसी एक इवेंट A की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, कहता ऑड्स इन फेवर बताओ। मैंने कहा अगर PA तूने 2/3 बोल दिया तो मैं तेरे को PA बार मैं बता देता हूं 1/3। क्या आपको समझ में आ गया? इसका मतलब मेरे से किसी ने पूछा व्हाट इज ऑड्स इन फेवर, तो PA माने होना अपॉन नहीं होना, इट इज 2, राइट है, 2:1। अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, कि बांग्लादेश के खिलाफ जब भी इंडिया खेलती है तो ऑड्स इन फेवर ऑफ बांग्लादेश इज 23:1, ठीक है ना, 23:1। और इसी से सट्टेबाज लगाते हैं कि 1 पर 23 रुपया, सही है। माने अगर आप बांग्लादेश पे 1 रुपया लगाओगे तो 23 रुपया मिलेगा, और अगर इंडिया पे 23 रुपया लगाओगे तो उस पर 1 रुपये का बेनिफिट होगा जीतने पर। माने हमेशा लोग कम वाले जगह पे पैसा लगाते हैं क्योंकि वहां पे मल्टीपल होने के चांसेस ज्यादा है, सही है। 23 रुपया मिले और 1 पे 23 रुपये मिले, बंदा उधर ही लगाएगा, राइट ना। एनीवे, तो अपन कर सट्टेबाज तो बनने जाने है ना। ये आपको कहानी पकड़ में आ गई, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। अब आता हूं ऑड्स अगेंस्ट, क्या आपको ये बात समझ में आ जाएगी? ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट इज इक्वल टू PA बार अपॉन PA। अपन नीचे सीधा सीधा सेकंड मुद्दे की बात पे आ गए, राइट है। आइएगा अगले पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ a dice is thrown, then probability of getting
a doublet। हाँ भाई, याद है आपको, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। सही है भाई, ये टू कर देना। इफ 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, है कि नहीं। अगर 2 डाइस फेंकी जा रही हैं तो पहली बात टोटल कितने केस हो रहे हैं? 36, 6 का स्क्वायर कल बताएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, यही बताया अभी भी। टोटल केस हो गए 6 का स्क्वायर माने 36, जिसमें से डबलेट के कितने केस? 6। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कुल मिला के 6 केस फेवरेबल, है कि नहीं। 1/6। ये 6 कौन कौन से? यहां लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सही है भाई। तो कल मिला के मेरे पास 6 केस हैं। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, इसी के अंदर अगला केस, अगला क्वेश्चन, ठीक है। When 2 dices are rolled, then probability of getting sum equal to 2। 2 डाइस के फेंकने पर सम का 2 आना, कितने चांसेस? टोटल 36 केस। 2 डाइस पे 36 केस। कल अपन ने इतनी बड़ी एक टेबल बनाई थी 36, उसमें से कितनी ऐसी चांसेस हैं? 1। कौन सा वाला? दोनों डाइसेस पे 1 आ जाए। अगर कल को किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 3, सही है, तो अपने पास केस होते 1 2 2 1, नहीं आया। 2 ही केस होते, तो हमारा आंसर होता 2/36। नहीं आई बात समझ में। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से और धीरे धीरे समझाना, ठीक है। जल्दबाजी आपको है, ध्यान से नहीं देखोगे तो गलत लगेगा। अगर मुझे 4 निकाला था सम, 2 डाइसेस पे सम 4 आना चाहिए, कितने केस होते? 1 3 3 1 और 2 2, कितने केस हुए? 3। तो आंसर होगा 3/36। तब तक किसी की नजर इस बात पे पड़ी कि 1 2 3 धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5/36। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 इज इक्वल टू 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 दैट इज अगेन 5/36। अरे कब 7 नहीं हुआ? देखते हैं इस बात को। सम 8 कब आएगा? आओ मिलाते हैं। पहली बात 2 6 पे, 2 6 पे, है ना, 6 2 पे, 3 3 5 पर और 5 3 पे, या 4 4 पे। और कोई केस? इसका मतलब 5/36 करेक्ट है। सही है। अगर आपने यही प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 निकाला होता, दोनों का सम 9 आना चाहिए, तो 4/36। इंटरेस्टिंग। सही है। और जैसे आप 12 पे पहुंचोगे 1/36। क्या आपकी नजर इस पे पड़ गई? नहीं, ये धीरे से बढ़ा और फिर कम हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 12 दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 6 6। दोनों डाइसेस पे 6 6 आ जाए। कॉमा में जाना का इलाज आप ही को करना है, ठीक है, और बाकी आप समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड देन, ठीक है, और फिर उसके बाद में सम को x बोल दिया गया, और क्वेश्चन इस तरह से ना देकर के मैं जवाब इसी चीज का इधर दे रहा हूं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम को अगर मैं x बोलता हूं, तो मैं x को ऐसे भी दिखा सकता हूं कि मेरा आंसर होगा कि अगर x इज इक्वल टू 1 माने 2 डाइसेस पर जोड़ का 1 आना, x इज इक्वल टू 1, x माने सम, x माने सम, दोबारा बोल रहा हूं x माने सम का 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट। सम 2 डाइसेस पे सम 1 आ ही नहीं सकता। सम कैसे 1 आ जाएगा? नंबर 1 जरूर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर x की वैल्यू 7 तक जाती, सम 7 तक जाता है, कहां से? 2 से, तो मेरा आंसर होगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 36। आओ इधर देखते हैं। सम 5 आया माने x 5 हुआ, तो मेरा आंसर है 5 माइनस 1/36। क्या आप ये बात के लिए तैयार है? 6 हुआ तो 6 माइनस 1/36, 7 हुआ तो 7 माइनस 1/36, लेकिन उसके आगे रोक गया। x अगर बाय द वे 8 से लेकर 12 तक दौड़ा, तो आंसर होगा 13 माइनस x/36। सोचिएगा,
नहीं आया समझ में? 13 माइनस एक्स बटा 36। क्यों 13 माइनस एक्स? क्योंकि यहां देखिए 8 आया तो 13 माइनस 8 बटा 36 लिखा है, नहीं आया। 13 माइनस 8 5, यहां लिखा है 9 माइनस 13 माइनस 9, ये आपको 4 जरूर दिख रहा है। इसीलिए क्वेश्चन देने का सामने वाले का तरीका ये भी बुरा नहीं है। If a probability of sum of getting numbers from 2 dice is x, then px can be, ऑप्शन में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस, तीनों करेक्ट। बात समझ में आई? तीनों आंसर बैठेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। अरे बंद कर देंगे एसी अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही तो, है ना? एसी बंद कर देगा, है ना भाई? अगला क्वेश्चन, हाँ भाई लिखेगा। हाँ हाँ अगर 7 गेंदे और 7 उनके डब्बे डायग्राम के अकॉर्डिंग मौजूद हैं, ठीक है ना? अगर 7 गेंदे हैं और 7 उनके डब्बे और डायग्राम के अकॉर्डिंग मौजूद हैं, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल गोज इनटू इट्स ओन कलर बॉक्स। सही है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 balls will go to its own color box। राइट है। क्वेश्चन है कि 7 डब्बे हैं और 7 उन्हीं के कलर की बॉल्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला क्वेश्चन, कि सातों की सातों गेंदें गलत डब्बे में जाएंगी। सातों की सातों गलत माने सब गलत, और सब गलत माने डी अरेंजमेंट। इट इज प्योर अ क्वेश्चन ऑफ डी अरेंजमेंट। इन केस अगर आप प्रोबेबिलिटी के पीएनसी के ज्ञाता नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना, आप सिर्फ इसे देखें, खुश हों, रट के चले जाएं, ठीक है। और अगर आपको आता है डी अरेंजमेंट, क्योंकि डी अरेंजमेंट में भी अपन ने 2 क्वेश्चन तो किए थे, ठीक है ना, 2 ही हैं, दोनों के दोनों कर लिए थे, ठीक है। अगर है तो ये आ जाएगा। इसमें मैंने आपको फिर बोला, मैं आपको तब भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में सबसे दर्दनाक मौत बच्चे की टोटल केस में हो सकती है, जो कि सबसे आसान है। सैंपल स्पेस ही मारेगा। सबसे पहली बात, 7 गेंदों को 7 डब्बों में डालने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 7, और आप चाहते हो कि सारी गेंदें गलत जाएं। इसका मतलब आपकी उम्मीद है फेवरेबल केस D7 कोड वर्ड में, जिन्हें ध्यान है D3, D4, D7। मैं सातों की सातों गलत डालना चाहता हूं, मैंने मेरे D7 की उम्मीद है। ये मेरा फेवरेबल केस है और ये मेरा टोटल केस है। तो इसका मतलब फेवरेबल केस D7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 1, फैक्टोरियल 7 माइनस 2, फैक्टोरियल 7 अपॉन 3, प्लस में फैक्टोरियल 7 अपॉन 4, माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन 5, प्लस में फैक्टोरियल 7 अपॉन 6, माइनस में फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 कॉमन आके कट जाएगा, आगे आप इसे संभाल सकते हैं। सही है ना? तो क्वेश्चन का आंसर तो बन गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में मैंने कहा ना, ये तो फिर भी डी अरेंजमेंट है, दूसरा डी अरेंजमेंट का बाप है।
ठीक है, क्योंकि यह रीअरेंजमेंट के आगे की सोच है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं गलत भी करना है, गलत गेंदें भी भेजनी है, लेकिन कितनी, क्या अगला क्लियर बोल रहा है कि 4 गेंदें तो बिल्कुल सही जानी चाहिए, 4 गेंदें सही जानी चाहिए, माने 3 बिल्कुल गलत जानी चाहिए। इसका मतलब पहली बात प्रोबेबिलिटी निकाल सकते मैं, टोटल केस विल बी फैक्टोरियल 7 और आप चाहते हो 4 सही जाएं, तो पहले 7 में से 4 चुन लो, उन्हें एक ही तरीके से सही भेजा जा सकता है, याद है ना? किस तरीके से? सही डब्बे में डाल दे भाई। फिर क्या बच गई, 3 गेंदें और वो गलत जानी चाहिए, माने D3, यस। और इसका मतलब आंसर हो गया 7C4 इंटू D3 माने फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 7। क्या आप आगे तो कर लेंगे, सही है ना? इसी तरह से मैंने आपको तब भी, जब आप मेरे को कह रहे थे ना कि सर पीएनसी थोड़ा जल्दी स्किप कर लेते हैं या अपन इधर उधर भी है ना, क्या कहते हैं, रिवीजन वगैरह कर लेते हैं, मैं तब भी अच्छे से जानता था कि मैं कितना बर्बाद कर सकता हूं चीज को, ठीक है, इसलिए मैंने रोक दिया। मैंने कहा नहीं यार कर लेते हैं जैसा, फिर भी अपन ने कोशिश तो करी बर्बाद करने की काफी, ठीक है। जैसे अपन ने जल्दी जल्दी करी, सीपीएस के टाइम पे भी ज्यादा उतना, पिछली बार जितना प्रेशर मारा उतना प्रेशर से नहीं करा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। पिछले साल मैंने इस, हालांकि उस समय तक ये उगता चुके थे, देयर आर 6 मैरिड कपल, ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव, नहीं न्यूली मैरिड नहीं है, कितना दुख हुआ न्यूली मैरिड नहीं है। ओल्ड कैन बी इक्वली रोमांटिक है। सब वी हैव टू सिलेक्ट 4 पर्सन्स आउट ऑफ देम, सही है भाई। पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 कपल, ठीक है ना। सेकंड है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कपल। एक में तो एग्जैक्टली 1 कपल है और एक में एटलीस्ट 2 कपल है। मैंने आपको फिर बोलता हूं, इसमें बच्चे की एक ही जगह दर्दनाक मौत होती है, सैंपल स्पेस, वो आपको मार सकता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे आपको जिंदा कर दूंगा मैं। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपका जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। आप तो सैंपल स्पेस बताओ, बाकी मैं देख लूंगा। बिल्कुल 12C4, हमारा काम है 12 में से कोई भी 4 जने पकड़ के ले आना, मैरिड अनमैरिड बाद में देख लेंगे। है ना, आइएगा बात करते हैं इस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 कपल। आइए बात करते हैं इस पे। सबसे पहली बात, 12 में से 4 जने 12C4 सैंपल स्पेस, टोटल केस 12 में से 4 ढूंढ लो भाई कैसे भी। मैरिड अनमैरिड तो क्वेश्चन बता रहा है, बाकी अगर देखा 12 जन घुसे हैं आपकी पार्टी में और आपको 4 जनों को इकट्ठा करना है। अब आते हैं 12 में से 4 माने 6 पेयर हैं, उनमें 6 पेयर में से आपके सामने ठीक एक पेयर ही आना चाहिए, 2 नहीं आएंगे, ठीक है ना। 6 में से एक पेयर लाने का तरीका, पहले 6 में से कोई 3 चुन लो, 6 में से 3 पेयर आगे ले लूं, पहले 6 में से 3 आगे कर लूं, 3 को तो भगा दूं। सेमीफाइनल में 3 जने आगे, तीनों पेयर हैं, उन एक पेयर में से जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको उसे आगे बुला लो आप। क्या आप आइए, 2 सीटें अख्तियार कीजिए। नहीं है, अब आपके 4 में से 2 सीटें भर गई, क्योंकि पेयर 2 जने होते हैं, 2 सीटें तो लेंगे। 4 सीटों में से 2 भर गई, कितनी रह गई? 2। अब लेकिन ये 2 अनपेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा एक पेयर आ गया तो एग्जैक्टली 1 पेयर का फंडा फेल हो जाएगा। आपका एक पेयर आ चुका है, एग्जैक्टली 1 पेयर की शर्त पूरी हो गई, बाकी 2 जनों में आपके सामने कितने पेयर बच गए? 2। अब 2 में से बिल्कुल 2C1 2 में से कोई एक उठाओ, 2 में से कोई एक उठाओ, जोड़ा टूटता जाएगा और आपके सामने 2 जने आएंगे, वो 2 नॉन जोड़े होंगे। एग्जैक्टली 1 पेयर आ चुका है, सही है। अब आता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर, एटलीस्ट 1 कपल। ये एटलीस्ट का हिंदी में क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 1 कपल का मतलब होता है कम से कम एक कपल, या इसका मतलब एग्जैक्टली 1 कपल या 2 कपल। अरे या तो एक कपल आ जाए
या दो कपल आ जाए। नहीं आया? अरे या तो एक कपल आ जाए, एटलीस्ट वन, या तो एक कपल आ जाए या दो आ जाए, सही है ना? तो आपके पास में केस क्या बना? एग्जैक्टली वन कपल था, तो ऊपर वाले केस ले लो। 6 से 3 इंटू 3 से 1 इंटू 2 से 1 2 से 1। दो कपल का क्या तरीका निकालू? दो कपल, अरे छह कपल में से दो कपल का क्या तरीका निकालो? 62, और दो चुन लेना कोई भी डायरेक्ट। नहीं आया तो 6 में से जैसे दो चुनोगे, चुन लिया, आगे बात खत्म हो गई। और नीचे कितना? 12 से 4, सही है। अब पीएनसी के इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन करके आए हैं, सही है, कपल वाला। तो अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी खोपड़ियां नहीं चली तो गड़बड़ है, चंपी की आवश्यकता है। 3 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, 3 vertices of regular hexagon are selected, ठीक है, randomly. Find probability of getting equilateral triangle. किसी रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 पॉइंट होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, उनमें से आप अपनी पसंद से कोई 3 पे हाथ रख दो, उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सही है। तो मैं आपको पहले, तो इससे पहले कि आपको लेके चलूं क्वेश्चन में, पहले तो सिंपल स्पेस जहां आपकी पहली तकरार होगी तगड़ी, आपने क्या कर रहे हैं? 6 में से क्या कर रहे हैं? 6 में से किसी 3 पे हाथ रख रहे हो? अरे ट्रायंगल की बात है ना, ट्रायंगल के लिए 5 पॉइंट थोड़ी चुनोगे। 6 में से 3 पॉइंट चुनने के कितने तरीके? 63। इतने तरीके से टोटल केस बनेंगे। अब रही बात, अब आ जाओ, अब यहां एक बड़ा जबरदस्त साइंस चलता है रेगुलर हेक्सागन में। पहली बात तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अंदर के सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं आपके सामने 3 पॉइंट दिखाऊं, जिन्हें मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं, ये 3 अल्टरनेट दिख रहे हैं आपको, अगर मैंने ये लिया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसी बात आपको वैसे तो स्ट्रेट लाइन के दौरान बताई गई होगी, नहीं बताई तो मैं दोबारा बता देता हूं, वेक्टर के दौरान भी बताई थी। गुड। मैं यहां ऐसे 2 ट्रायंगल बनेंगे। लॉजिक दोबारा बताता हूं। क्या आपको याद है ये दोनों बराबर है? क्या आपको पता है ये दोनों भी बराबर है? ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, सारी लाइनें आपस में बराबर है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दे आर SAS, दुनिया की सबसे खतरनाक कॉन्ग्रुएंसी से गुजरे? दोनों, या नहीं आया? दोनों सास कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दो साइड्स और बीच का एंगल सेम है। क्या ये बात सही है? और अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल, और ये साइड और ये साइड भी सेम, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल, इसका मतलब ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ऐसा का ऐसा केस यहां पे भी बन सकता है। क्या ये बात समझ में आई? और इसके सिवा, इन 2 ट्रायंगल के सिवा कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल। तो फेवरेबल केसेस आर 2, ओनली 2 फेवरेबल केस, सही है। इसको बताने का एक बकवास तरीका भी है, ठीक है, कि इसका जो सेंट्रॉइड है वहां से 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर, तो ये 30 इधर 30 इधर, सही है। हाँ, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो फर्जी है, ठीक है। असली तरीका यही है ना, सास कॉन्ग्रुएंसी। वैसे भी नजर ही नहीं हटेगी आपकी, ठीक है, नाम सुनते ही। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो बैल बजने से पहले तो रोकनी पड़ेगी यार। अगला क्वेश्चन लिखेगा, 2 नेचुरल नंबर्स आर randomly selected from first 20 natural numbers. पहला, find probability that both numbers are twin prime. सेकेंड है, if 3 distinct
numbers are selected, if three distinct numbers are selected from this set, then probability that all three numbers are in AP, सही है, आर इन एपी। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर आते हैं अपन, आगे की बात करेंगे। दो नंबर्स को हम लोगों ने रैंडमली सिलेक्ट करा है 20 पहले नंबर्स में से, 20 नेचुरल नंबर्स में से। पहले नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक में आपने दो नंबर सिलेक्ट करें। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों नंबर सिलेक्ट करें वो ट्विन प्राइम नंबर हैं, है कि नहीं? इसका मतलब प्राइम भी है और दो के अंतर वाले हैं। अगर आपको वहां एंड टाइम पे ट्विन प्राइम याद नहीं आया, है कि नहीं, तो बस ट्विन कुछ और बचेगा नहीं, है कि नहीं? तो आपको वहां याद आना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होता है, ठीक है ना? अब ये आप अपनी किस्मत के लिए ऐसे है ना, हाथों और पैरों के लिए क्रॉस करके घुसना, ठीक है? नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन चला जाएगा आपका। अगर मेरे से किसी ने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहली बात, हाँ अब सैंपल स्पेस आपकी बारी, 22, गुड, बहुत बढ़िया। 20 में से दो नंबर चुनने के जितने तरीके, उतने तरीके से 20 में से दो चुन सकता हूं। उसमें से कितने केस आर फेवरेबल, गिन दूं? एक ना, एक तो नहीं, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, इसके सिवा कोई नहीं। आगे बात, सीधा क्वेश्चन खत्म, 4 केस और क्वेश्चन खत्म, है ना? अब आया दर्दनाक केस 80 में, वो भी 3 नंबर। कितने लोग सोच गए कि चलो सर मैं टोटल केस तो बता ही दूंगा, बोलो 23, 20 में से 3 चुनने, अरे फिर से वापस उलझ गए क्या? 23, नीचे वाला को पता है, अब ऊपर की चीजें आप ढूंढ के ला रहे हैं, वो आते हैं इधर। 3 नंबर चुनने हैं, एपी में आने चाहिए, ऐसा नहीं। अब जरा समझो, उम्मीद है मेरे इशारे आप तक पहुंचेंगे। D=1 लिख करके कुछ नहीं बताना। अब मैं आपको बताता हूं पहला केस, देखो जरा, 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 4 या फिर 3, 4, 5। अब चुपचाप मेरे साथ चलो उल्टा, 20, 19, 18, कितने केस हो गए? 18। नहीं आया समझ में? 1 केस, 2 केस, 3 केस, 18 केस, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। अब दूसरा केस दिखा रहा हूं, जब D2 है। अगर D2 है तो केस दिखा रहा हूं, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7, उल्टा चलूंगा, 20, 18, 16, टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी भी नहीं पड़ा। अगर देखा जाए तो D बराबर 3 वाले केस, 1, 4, 7, अगला 2, 5, मुश्किल हो रही मेरे को पता है, 2, 5, 8, 3, 6, 9, उल्टे चलते हैं, 20, 17, 14, इसका मतलब 14 केस। सीधी सी बात लेके चलता हूं, D बराबर 10, सीधा ट्राई मार लेते हैं। D बराबर 10 के केस, 1, 11 गड़बड़ हो गया, माने 10 केस भी नहीं लगेंगे। फिर कितने? 9 वाले भी देख लेते हैं। 9 में कितने केस? 1, 10, 19, 2, बोलो 2, 11, 20, अरे ये तो हो गया, नहीं अटक ही गया। कितने केस? 2 केस। तो इसके कितने केस? 2 केस। टोटल इतने केस हो सकते हैं एपी में 3 नंबर को चुनने के। तो अगर देखा जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टोटल तो केस थे फेवरेबल, टोटल केस थे 20 से 3 फेवरेबल केस। पहले में 18, दूसरे में 16, फिर 14 और ऐसे घटते घटते 2 तक। कई बच्चों को 2 कॉमन आता दिख गया, अंदर 1 से लेकर 9 तक का सम आया, जिसको कई लोगों ने 9 × 10/2 × 20/3 कर दिया। कर लेंगे आगे तो नहीं आया, 90/20/3। ठीक है, आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, ये बात पक्की रही। कई क्वेश्चन तो ऐसे हो गया जो बिल्कुल आपको तैरा के रख देंगे इधर से उधर तक, कह रहे ये क्या है। ठीक है, जैसे वो x-1 और 13-x, जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, और ये चीज आपको यूं नहीं फायदा देगी, कभी और देगी। जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको जल्दी पहुंचाएगी।
नहीं ना, मैं तो टाइम से जोड़ूंगा, मैं पहले बोला था टाइम से जोड़ दूंगा, आज मैं टाइम से छोड़ूंगा, पहले बोल दिया। ठीक है, आप जितना परेशान करेंगे ना, मैं उतना 5 मिनट और लेट, अगर चाहते हो ना 5 मिनट जल्दी छोड़ दूं, ठीक है ना, तो कृपया करके पढ़ाने दो। इससे पहले कि मैं आगे लेके जाऊं, आपका ज्ञानवर्धन कर दूं, लीप ईयर। अब आप कहोगे पता है, जिसमें 4 का डिवीजन हो जाए, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। फॉर अ सेंचुरी ईयर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 400, जो अभी 2017 चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा ना, हाँ, क्योंकि कई बेहोश होने अभी धीरे धीरे पहुंचेगा 2017, वो हाँ भी भर लेंगे। जिनके 2016 चल रहा है, ठीक है, वो भी ध्यान से सुन लें, सही है ना। हाँ, कई बच्चे नहीं वाकई में 2000 हिंदी मीडियम में मान गए थे, ठीक है पहले मान गए, है ना, 2 बच्चे बाद में, और 2017 तो नहीं ना चल रहा है, ठीक है, 2016 चल रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, जो 2016 चल रहा है, उन्हें पता होगा आज से 84 साल बाद 2100 लगेगा। 2100 विल नॉट बी ए लीप ईयर दो इट इज डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि लीप ईयर तभी मानेंगे हम सेंचुरी ईयर को जब 400 से डिविजिबिलिटी आए। 1900 वॉज नॉट अ लीप ईयर। ये भी समझना बड़ा खतरनाक गेम है सालों, लेकिन अपना क्या लेना देना ना, अपना कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लीप ईयर के बारे में हमारी जानकारी इतनी और सॉलिड है कि 366 दिन होते हैं, ये भी पता होगा, है कि नहीं। एक दिन खा गया, एक दिन बढ़ गया, मैं वही खा गए अच्छा चले आगे। तो आपको पता होगा 365 तो नॉर्मली होते ही है, एक दिन ज्यादा होता है लीप ईयर में, क्योंकि उसमें सलमान खान का बर्थडे आता है। पता होगा, सलमान खान अभी तक मुश्किल से शायद 20 साल का भी नहीं हुआ, रियली नहीं हुआ। अरे उसका बर्थडे ही नहीं मनाया गया तुम लोगों की चांसेस प्रबल हैं इधर दिमाग लगा, ठीक है, इधर आइएगा। अब लीप ईयर के क्वेश्चन में आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ लीप ईयर, ठीक है, सभी औरतें ध्यान दें, ठीक है, लड़कियों के बारे में बात नहीं करी मैंने, अंदर की औरतें जगी भी आप आस पास माहौल में गर्मी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इधर आ जाओ, ठीक है। ये पुराने जमाने में वो चौकी लगती थी ना माता की, ठीक है ना, ठीक है, तो वो बेचारा बार बार रो रो के गाता था। सभी मतलब महिलाओं से अनुरोध है, सिलाई कढ़ाई बुनाई और ये किस प्रिंट का डायग्राम है, इसकी जगह मेरी तरफ देखो, ठीक है, माता का जागरण चल रहा है, यहां तो देख लो। इन लीप ईयर, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, बड़े ध्यान से सुनना, 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो समझाता हूं आपको, सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये आपके, मैंने कहा ना, हर चीज आपके दिमाग का ढक्कन खोल के रख देगी, ठीक है ना। आप में से कई लोगों को जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि 52 हफ्ते में 364 दिन होते हैं। इसका मतलब 53 संडे हाँ आ सकता है। 53 संडे कैसे आ सकता है वो बताता हूं। 53 संडे ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए आपके साल की शुरुआत फ्राइडे से हुई थी, फ्राइडे से चालू होते ही जिस दिन 3 तारीख हुई उसी तारीख को पहला संडे पड़ गया। नहीं समझ में आया? तो 52 फ्राइडे जब तक बीते तब तक आपका 29 दिसंबर आ चुका था, 364 दिन जा चुके थे। लीप ईयर में अभी 2 दिन बाकी थे साल खत्म होने में। नहीं आया समझ में? 52 फ्राइडे निकल चुके हैं, 52 हफ्ते निकल गए, माने फ्राइडे टू फ्राइडे 52 फ्राइडे निकल चुके हैं, माने ठीक 29 तारीख को दोबारा फ्राइडे है। और इससे पहले 52 संडे निकल गए। अब जो बचे हुए 2 दिन है उनमें सैटरडे और संडे आया, तो 53वां संडे मौजूद था उस हफ्ते के अंदर बाई चांस, ठीक है ना। हमारे दिमाग में क्या गलतफहमी बैठी हुई है ना, जिस कारण से क्वेश्चन नहीं निकलता वो कारण बताता हूं। हमारे दिमाग में बैठा है संडे इज द लास्ट डे, वो हमेशा 7 दिन बिता के ही आएगा, तो 364 के बाद 7वां दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है 364 के बाद 7 दिन आएगा। नहीं, 7th डे विल बी द संडे, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं है। फ्राइडे टू फ्राइडे 364 दिन हो चुके थे और इस दौरान आपके 52 संडे निकल चुके हैं, क्योंकि 52 फ्राइडे भी निकल गए।
नहीं है। इस दौरान आपके 52 संडे हो चुके थे, क्योंकि संडे तो एक तो बिड़ते ही आ गया था, तीसरे दिन तो मौजूद था। नहीं है 52वें संडे के बाद में अब आप क्या कर चुके हो? 52वें संडे के बाद 52वां संडे शायद 22 दिसंबर पड़ा होगा। मैं तो आपको कैलेंडर में गिना रहा हूं, अगर आप देख सकते हो तो देख लो। 52वें संडे पे 22 तारीख आ रही है। 22 तारीख के बाद में 23 तारीख को मंडे, 24 तारीख को ट्यूसडे, 25 तारीख को वेडनेसडे, 26, मैं शायद 22 की जगह इसको 24 कर सकता हूं, ठीक है ना, 24 कर लेते हैं। 24 तारीख को संडे, 25 तारीख को मंडे, 26 तारीख को ट्यूसडे और 27 तारीख को वेडनेसडे, 28 तारीख को थर्सडे और 29 तारीख को फ्राइडे आया। इस दौरान माने 24 तारीख को संडे पड़ चुका है। 24 तारीख के संडे के बाद में अब दोबारा जो बचे रह गए है कि नहीं, तो 29 तारीख को फ्राइडे, 30 तारीख को सैटरडे और 31 तारीख को संडे पड़ गया। इसका मतलब संडे पड़ सकता है। 53 संडे एडजस्टेबल है। अब ये कैसे है, हम ऐसा कैसे गिनेंगे? ये तो गलत तरीका है ना। हाँ ये गलत तरीका है। आप सीधा सा तरीका गिनिए, 364 दिन 52 हफ्ते में निकले, लेकिन टोटल डेज जो थे ना, टोटल डेज थे 366। इसका मतलब ये कि रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग रह गए 2 दिन। अब रिमेनिंग 2 दिनों में क्या क्या चांसेस थे वो गिनो आप हमेशा ऐसे गिनना। 2 दिनों में क्या क्या चांसेस थे? या तो संडे संडे होता, सैटरडे संडे सॉरी, संडे मंडे होता, या फिर मंडे ट्यूसडे होता, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होता, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होता, या फिर थर्सडे फ्राइडे होता, या फिर फ्राइडे सैटरडे होता। क्या आपको बात समझ में आई? अब आप देखिए संडे हमारे पास कितने दिन आया? 2। कितने केसेस में से? 7। तो टोटल 7 संभावना में से 2 पॉसिबिलिटीज संडे के आने की है, माने 53वां संडे आने की है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज 2/7। आपको ये कहानी पकड़ में आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे। अच्छा ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे। अब इस पे क्वेश्चन में ये नॉर्मली एक क्वेश्चन करा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड 53 मंडे, ठीक है भाई। 53 मंडे बातचीत नहीं, कमेंट बाजी भी नहीं है ना। हाँ भाई अगर 53 संडे एंड 53 मंडे पसंद नहीं मेरे को है ना। हाँ भाई अगर देखा जाए तो 53 संडे और मंडे की बात करी जाए तो संडे कितनी बार पड़ा? 2 बार। और मंडे कितनी बार? आंसर कितना लिखूं? क्वेश्चन को सोच के जवाब देना। संडे और मंडे दोनों 53rd होने चाहिए। मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, मेरे को पता है आप इसके लिए तैयार बैठे हो। आप मेरे को पता है माहौल में आप इसके लिए तैयार बैठे हो। 53rd संडे और 53rd मंडे, आप इसके लिए तैयार हो। मुझे पता है आप में से कई लोग। 53 संडे तो बच्चों का गेम है, आप आगे चलो। 53 संडे एंड मंडे, संडे और मंडे एक साथ। अरे दोनों के केसेस कितने केस हैं? 1। और हो जाए तो या तो 53 संडे या 53 मंडे के कितने केस? 2, 3, 4 या 1। केस है कौन सा? ये वाला संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे। 53 संडे, 53वां संडे भी पड़ गया, 53वां मंडे पड़ गया, 2 ही दिन है हमारे पास। और 2 और के केस में क्या है? संडे का केस 2 बार और मंडे का केस भी 2 बार। टोटल कितने? 3। 1, 2, 3। इसमें या तो संडे पड़ गया या मंडे पड़ गया, राइट है। तो आंसर विल बी 3/7। अब क्वेश्चन उठा वो जो कोई नहीं पूछता, 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ 52 तो होंगे ही होंगे ना? नहीं, कहां ये कब का? 52 तो होंगे ही होंगे ना? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं कहता हूं अगर भाई देवे जो कहानी फ्राइडे से चालू हुई थी, अगर कहानी मंडे से स्टार्ट होती तब 53वां संडे नहीं आता। नहीं आया समझ में? मंडे से चालू होता तो खेल नहीं बनता। 52वां संडे का भी प्रोबेबिलिटी का केस है, और वो केस कब है वो सुनो। आंसर लिखता हूं पहले 5/7 होंगे ना। मेरा आंसर है 5/7। लॉजिक आप बताओगे। ये जो बाकी के 5 हैं, ये बाकी के 5 53वें केस हैं।
इन 53वें केस में संडे नहीं, मेरे को लॉजिक मेरे को बताओ ना। तो आपके दिमाग में तो मैंने क्वेश्चन अड़ाया है, क्वेश्चन तो मैंने अड़ाया भयंकर। 52वें संडे की भी प्रोबेबिलिटी 5/7 है। आप तो सोच रहे 52 तो होंगे ही होंगे, मैंने तो आपको यही सिखाया ना। आपके दिमाग में तो मैं वही कह रहा हूं ना, आपका दिमाग कैसे स्वीकार कर रहा है मेरे को पता है। हर एक बच्चा ऐसे ही सोचता है कि 52 तो हो गए थे ना, तो हो गए, एक ले लो सर, पूरी श्योरिटी है। अरे नहीं, तुम ये इसको 1 माइनस करके मत लाओ, लॉजिकली ले आओ मेरे को, मैं बाहर आ जाऊंगा ना। 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बता दो जल्दी से। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पैकअप भले करना हो कर लो आप, भले मेरी तरफ से मैं नया क्वेश्चन नहीं लूंगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 52 ही संडे मिले। हाँ क्यों नहीं हो सकता। अब मेरा नजर ख्याल है शायद आप में से कई लोग मान गए एकदम से, हो सकता है 52 ही संडे मिले। 52 तो मिल ही रहे थे ना, लेकिन 52 मिल रहे थे इसका मतलब 53 नहीं मिल रहे थे। तो 52 कब मिल रहे थे, जब ये 5 केस उठ रहे थे, माने जब 53 नहीं आ रहा था, नहीं आया। अरे ये 5 केस उठ रहे हैं, इसका मतलब 53वां संडे नहीं आया। अगर 53वां संडे नहीं आया, इसका मतलब 52 ही संडे आए। अरे सही है ना, तो इसका आंसर 5/7 बराबर है, इसमें क्या गलत है। नहीं आया, चलो आगे चलेंगे कल के दिन। अच्छा शीट लिया ना एक बार आप इसकी, क्योंकि इसकी शीट करना बहुत मस्त है, बहुत दांसू शीट है इसकी, ठीक है ना। अभी नहीं, आज नहीं दूंगा कोई भी काम।